A very good morning to everyone. So, I assume that you have watched the video that I have sent to you yesterday. That video covered the complete creation of pie chart along with its various properties like changing the colors of the values of the pie chart, as well as exploding some of the values of the pie charts were also explode using the explode property, and how you can explode all those things were uh, explained in that video. Now today we will be moving towards another topic, which is customizing the plot. So right now, if we talk about the charts and graphs which we have learned, so we basically learned about three of the charts. Means line chart, we saw how to create line charts. We saw how to create bar charts. We also saw how to create pie charts, and even we saw creation of scatter charts as well. So we have actually seen four types of charts, creation of four types of charts using pie plot. And basically those charts were created using the plot function. That was the main function that was used. But to be honest, we can say that there are many other things as well in the charts which we have not discussed about till now. So like we can say the main thing was title. Actually we have discussed how to write the title, so title function is there for writing the titles. But the major thing that we have not understood is about the लीजेंड्स कि लीजेंड्स क्या होते हैं, और लीजेंड्स अभी तक हमने लीजेंड्स बनाना नहीं सीखा है. लीजेंड्स कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने अभी तक नहीं देखा है. लीजेंड्स मतलब समझते हो? अगर नहीं तो वी विल बी लुकिंग इनटू इट इन जस्ट अ मिनट. ऑलराइट, सो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिसिंग है. अभी भी हमने जितना चार्ट बनाना सीखा है उतना हाँ ठीक है, इनफ है, बट वो सफिशिएंट नहीं है. देर आर मैनी अदर थिंग्स दैट आर जनरली इंक्लूडेड इन अ चार्ट. तो वो सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं. जैसे एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 नहीं चाहिए हमको चाहिए 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ऐसी चाहिए. तो वो कैसे आएंगी? या 0 0.5 2 2.5 1 ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं और आपको 0 1 2 3 4 चाहिए, तो वो कैसे आएंगी? सो देर आर सम फंक्शंस, देर आर सम वेज यूजिंग विच यू कैन डिसाइड what all values should be displayed on x-axis. Similarly, what all values should be displayed on y-axis will also be discussed. तो यहाँ पर अभी क्या होता था, ऑटोमेटिक सब होता था, बट अब यहाँ पर बताया गया है कि कैसे बार चार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं वैल्यूज़ को. अलग अलग एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं. तो वो अभी तक हमको नहीं पता, बट नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट देम इन डिटेल्स. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे. प्रॉपर टाइटल कैसे देते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे लिमिट कैसे सेट करते हैं, मतलब कितने डिफरेंस पर वैल्यूज़ आनी चाहिए. लेबल्स कैसे लिखते हैं, एक्स लेबल वाई लेबल वो तो पता है हमको, और लीजेंड्स कैसे सेट करते हैं. ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं. बट इन सब चीज़ों को सीखने से पहले हमको चार्ट की पूरी एनाटॉमी पता होना चाहिए. ठीक है, एनाटॉमी क्या होता है? तो एनाटॉमी मतलब किसी एक बड़ी चीज़ के जो पार्ट्स होते हैं उसको एनाटॉमी बोलते हैं. किसी भी एक मेन स्ट्रक्चर के आप अगर छोटे छोटे पार्ट्स की बात करो, जैसे ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी, तो हैंड्स, लेग्स, है ना, हेड, फुट, तो ये सब क्या हुए? एनाटॉमी हुए. ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक चीज़ की एनाटॉमी मतलब क्या कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो सिमिलरली वी विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ द एनाटॉमी ऑफ अ चार्ट. मतलब चार्ट की क्या क्या एनाटॉमी होते हैं, चार्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक हमको चार्ट बनाकर दिया हुआ है, एक लाइन चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, और इस लाइन चार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो वो हम समझते हैं. एक तो होता है एक्स लेबल. ये हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ है. ये है हमारा एक्स लेबल, ये है हमारा वाई लेबल, ये हम अभी भी डालते हैं. ये वैल्यूज़ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की. ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये वाले, इनको मार्कर बोलते हैं. हमने इनके अलग अलग कलर्स और अलग अलग जो भी इनकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं. ये सारे हो गए मार्कर्स. ठीक है, ये टिक पॉइंट्स होते हैं, ये टिक्स लगे हुए हैं सब में, तो ये टिक पॉइंट्स होते हैं.
उसके बाद एक टाइटल होता है, ऊपर अपन हेडिंग लिख सकते हैं किसी भी चार्ट की, तो वो होता है टाइटल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो होती है ये, जिसको बोला जाता है लीजेंड। इसको लीजेंड कहा जाता है। देखा आपने, कोई क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पर अलग अलग कलर से, पावर प्ले वाले ओवर्स अलग से येलो कलर से दिखते हैं, बाकी कलर्स ब्लू कलर से दिखते हैं, और नीचे लिख देते हैं, येलो कलर का बॉक्स बना देते हैं, उसके आगे लिख देते हैं पावर प्ले। तो समझ में आ जाता है कि येलो कलर्स के जो ओवर्स हैं वो पावर प्ले के लिए बताए गए हैं, है ना। सो सिमिलरली यहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि F1 की रेंज को पर्पल कलर से बताया है और F2 की रेंज को रेड कलर से बताया है। तो आप यहाँ से देखकर समझ सकते हो कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हम यहाँ से देखकर पता कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने चार्ट्स बनाए, अगर मैं पेज ऊपर करूँ और कहीं भी चले जाऊँ, जैसे कि ये रहा, तो यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, लीजेंड नहीं है कि पिंक कलर किसका है, येलो कलर किसका है, ब्लू कलर किसका है, सिल्वर कलर किसका है ना, वायलेट कलर किसका है, ग्रीन कलर किसका है। यहाँ पे ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। ये कब पता चलेगा? व्हेन वी वुड बी डिस्प्लेइंग लीजेंड अलॉन्ग विद द चार्ट। तो वो कैसे डिस्प्ले होता है, वो सारी चीज़ें अब हम सीखने वाले हैं। इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है, फिगर, एक्सेस, टाइटल, लीजेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो डायरेक्टली हमारे टॉपिक पे आते हैं, जो कि है एडिंग द टाइटल। टाइटल ऐड करना वेरी सिंपल। देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड टाइटल फंक्शन। आप इस टाइटल फंक्शन का इस्तेमाल करके टाइटल ऐड कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है plt.title function अ बार चार्ट। जैसे ही आप ऐसा लिखोगे plt.title function अ बार चार्ट, तो ये जैसे आपका एक बार चार्ट है, ठीक है। तो इस बार चार्ट के ऊपर यहाँ पर आपको हेडिंग लिखी हुई आ जाएगी कि ये क्या है, अ बार चार्ट। तो यहाँ पर अ बार चार्ट ऐसा लिखा हुआ ऊपर हेडिंग आ जाएगी। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, तो x इज इक्वल्स टू np.a रेंज और 4 वैल्यू लिखी हुई है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ आने वाली हैं? तो 0, 1, 2 और 3, 4 तो काउंट नहीं होने वाला है, तो 0, 1, 2, 3 वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, ठीक है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ आपको पता चल गई, ठीक है। एक्स एक्सिस की 0, 1, 2 और 3 वैल्यूज़ है। वाई एक्सिस की वैल्यू है 5, 25, 45, 20, ठीक। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस की वैल्यूज़। अब पी एल टी डॉट बार फंक्शन, तो बार ग्राफ प्लॉट हो जाएगा क्योंकि आपने पी एल टी डॉट बार फंक्शन लगाया। तो जैसे ही आपने बार फंक्शन लगाया, तो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई लगाया, तो एक्स की वैल्यूज़ क्या थी? 0, 1, 2, 3। तो देखो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। ये यहाँ पर प्लॉट हो गया 0, 1, 2, 3। और एक्स की वाई की वैल्यू क्या है? 5, तो ये 5 पे प्लॉट हुआ है, ये 25 पे प्लॉट हुआ है, ये 45 पे प्लॉट हुआ है और ये 20 पे प्लॉट हुआ है। तो इस तरीके से ये चार्ट आपको बनकर दिख गया। यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, ये हमको तो वो ये समझाना चाह रहा है, प्रोग्राम तो छोड़ो, plt.title फंक्शन और ऊपर अ सिंपल बार चार्ट लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अ सिंपल बार चार्ट हेडिंग में यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब ये बार चार्ट, दिस ऑल्सो वर्क्स, दिस टाइटल फंक्शन ऑल्सो वर्क्स अलॉन्ग विद द प्लॉट फंक्शन, बार फंक्शन, पाई फंक्शन, बार फंक्शन। मतलब जितने भी आपके ये जो फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस के साथ टाइटल फंक्शन वर्क करता है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं एक्स लेबल और वाई लेबल क्या होता है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स लेबल और वाई लेबल हमको पता है। एक्स लेबल पे जो लिखेंगे वो एक्स वाली एक्सिस पे लिखा आ जाएगा, वाई लेबल पे जो लिखेंगे वो वाई वाली एक्सिस पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब एक्स लिमिट और वाई लिमिट कैसे सेट करते हैं वो देखते हैं। मतलब कि एक्स एक्सिस और मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जैसे आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो इन एक्सिस पर, इन एक्सेस पर कौन कौन सी वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो वो कैसे सेट करें, वो अब हम सीखने वाले हैं। अभी क्या होता है, हम बार चार्ट में या कुछ भी कोई चार्ट बनाते हैं तो हम वैल्यूज़ सेट नहीं करते हैं। वैल्यूज़ पाइप्लॉट अपने आप फंक्शन उसको समझता है और अपने हिसाब से वैल्यूज़ को डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो जब कभी वो अपने आप अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले करता है, तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3 है, 0, 1, 2, 3। और वाई की वैल्यू है 5, 25, 45, 20। तो आपको दिख रहा है 0.5 खाली है, यहाँ 0.5 खाली है, 1.5 खाली है, 2.5 खाली है और यहाँ पर 3.5 भी खाली है। तो ये वैल्यूज़ तो ब्लैंक है। जब ये ब्लैंक है तो इनको देने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो ये नहीं देते तो ही अच्छा था। तो ये क्या बाय डिफ़ॉल्ट प्लॉटिंग हुई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लॉटिंग में इसने 0.5 के डिफरेंस से पॉइंट्स बना दिए।
हम चाहें तो इनकी लिमिट्स सेट कर सकते हैं, और लिमिट सेट करने से क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली उन डिफरेंसेस पर ही या उस रेंज में ही वैल्यूज़ अब डिस्प्ले होंगी। तो वो हम लिमिट सेट कर सकते हैं। लिमिट सेट करने के लिए आपके पास दो फंक्शन है, xlim और ylim फंक्शन। xlim सीधी सी बात है x लिमिट सेट करेगा, ylim सीधी सी बात है y लिमिट सेट करेगा। पहली वैल्यू जो होती है वो x एक्सिस की मिनिमम वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू जो होती है वो x एक्सिस की मैक्स वैल्यू होती है अगर आप xlim फंक्शन की बात करो। और ylim फंक्शन की बात करो तो ymin पहली वैल्यू जो होती है वो ymin होती है, मतलब y एक्सिस की मिनिमम वैल्यू, और दूसरी जो होती है वो होती है ymax, मतलब कि y एक्सिस की बड़ी वैल्यू। इस तरीके से हम हमारे तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अब वही फंक्शन है, शायद x इज इक्वल्स टू np.arange4, ये तो सेम है, ये भी सेम है। अगर ये लाइन नहीं होती, मतलब ये वाली लाइन नहीं होती, तो ये और ये सारी चीज़ें सेम है, बस इस लाइन को हमने नया ऐड किया है। इस लाइन को नया ऐड किया तो क्या हो गया, x लिमिट क्या दे दी, -2 से हमारी x एक्सिस की लिमिट चालू होगी और कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी। अब यहाँ पर अगर ये 0.5 के डिफरेंस से प्लॉट करेगा तो बहुत लंबा बार ग्राफ बन जाएगा। सो ऑटोमेटिकली पाइथन विल डू व्हाट, नाउ इट विल डिस्प्ले द वैल्यूज इन द रेंज ऑफ 1 1 1। तो देखो -2 -1 0 1 2 और ये 3, तो इस तरीके से वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले करी हैं, 0 1 2 3, और -2 और -1 भी डिस्प्ले किया क्योंकि आपने यहाँ पर -2 से रेंज डाली थी। अगर आप 0,4 डालते तो 0,4 डालने पर ये होता कि आप लोगों की वैल्यूज़ जो होती वो 0 से स्टार्ट होती। जैसे आप इसको प्लॉट करोगे तो इस तरीके का चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होगा, -2 और -1 खाली छूटेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है इस रेंज में भी और इस रेंज में भी जो वहाँ पर काम आए। वैसे तो इस रेंज में ही हमको देखना पड़ेगा x एक्सिस की, तो x एक्सिस में np.arange 4 लगाया हुआ है, तो arange फंक्शन 0 से स्टार्ट करेगा तो 0 1 2 3, तो यहाँ पर 0 1 2 3 ये दिया हुआ है, और 4 तक प्लॉट किया था तो ये देखो 4 भी खाली पड़ा हुआ है और ये -2 -1 भी खाली पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम हमारे हिसाब से अगर लिमिट्स सेट करना चाहते हैं तो लिमिट्स सेट कर सकते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर ये बताई है, लिमिट सोच समझ कर सेट करें। ठीक है, लिमिट सोच समझ कर सेट करें, मतलब कि आपने कुछ लिमिट सेट कर दी और वैल्यूज़ उसके बाहर जा रही हैं तो क्या होगा, या तो आपका बार चार्ट प्रॉपर मतलब कि आधा दिखेगा या तो दिखेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इन्होंने समझाया है, np.arange फंक्शन में वैल्यू दे रखी है 4, इससे क्लियरली पता चलता है कि 0 1 2 3 वैल्यूज़ x एक्सिस की हैं, और आपने जो x लिमिट को प्लॉट किया है वो x लिमिट की प्लॉटिंग करी है -4 से 1 तक, तो वैल्यू कैसी जाएगी, -4 -3 -2 -1 0 और 1, है ना, यहाँ तक जाएगी। पर 0 और 1 तक जाएगी तो इनका क्या होगा, x एक्सिस पे तो ये 2 और 3 भी प्लॉट था, तो आपने तो यहाँ पर प्लॉटिंग की ही नहीं 2 और 3 की, तो क्या होगा, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये देखो x तो पूरा, ये 0 तो पूरा आया, y ये 1 आधा आया और बचा हुआ तो कट गया। तो हो सकता है कि वो ग्राफ टोटली दिखे ही ना, या तो आपको पार्शियली दिखे, है ना। तो इस तरीके से जब कभी हम प्लॉटिंग खुद से करते हैं, लिमिट्स खुद से डिसाइड करते हैं, तो वी शुड बी श्योर, वी शुड मेक श्योर दैट ऑल द वैल्यूज़ आर गेटिंग कवर्ड। ऑलराइट, नाउ एक और ख़ास बात है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर इन्होंने ये बताई है कि हम हमारे चार्ट को, जो भी हमारा चार्ट बन रहा है, लाइन चार्ट हो या बार चार्ट हो या कोई सा भी चार्ट हो, तो उसको हम फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप कर सकते हैं मतलब जैसा बन रहा है उसका उल्टा बना सकते हैं। सीधी सी बात है, कैसे बन जाएगा, जो वैल्यू मिनिमम दे रहे हो उसको मैक्स बना दो, जिस वैल्यू को मैक्सिमम दे रहे हो उसको मिनिमम बना दो। चलो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, देखो यहाँ पर ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू है 0 1 2 3, y की वैल्यू है 5 25 45 50 20। ठीक है, इसको प्लॉट किया इन्होंने x y को। जैसे ही इन्होंने प्लॉट किया तो आप देख सकते हो 0 पे कितनी थी, 5, तो 0 5 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 5 से स्टार्ट हुआ। 0.5 पे कुछ वैल्यू नहीं है, 1 है 25 पर, तो यहाँ पर 1 25 पर है ये वाला पॉइंट। उसके बाद 2 45 पर है, दिस इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट 2 45 पर।
और फिर 3 20 पर है, तो ये 3 20 पर। ये आपका ग्राफ कब बना है? जब आपकी वैल्यूज़ रैंडम ऑर्डर में जनरेट हुई हैं और 0 से लेकर 3 तक गई है। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने 0.5 का रेंज रखा है। बट अगर आपको इस ग्राफ को फ्लिप करना है, स्वैप करना है, तो उसके लिए एक लाइन बस ऐड करनी पड़ेगी, वो है ये plt.xlim फंक्शन। और प्लॉट कहाँ से करो? 3.5 से 0.5 तक। तो 3.5 से -0.5 तक मतलब यहाँ पर ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा था? 0 से। अब आपने मिनिमम वैल्यू कितनी दे दी? पहली वैल्यू हमेशा मिनिमम वैल्यू होती है। यहाँ पर भी पहली वैल्यू 3.5 दे दी मिनिमम। तो ये देखो, ये 3.5 से चालू हुआ है, 3.5 से चालू हुआ और ख़त्म कहाँ हो रहा है? -0.5 पे। तो यहाँ पर देखो -0.5 पे ख़त्म हो रहा है। और जो चार्ट ऐसा बन रहा था, अब वो चार्ट ऐसा बन रहा है। ठीक है, अभी ये ऐसा बन रहा था, अब ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। इसको आप फ्लिप कर सकते हो, किसी भी चार्ट को फ्लिप कर सकते हो। बस मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम बना दो, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम बना दो, योर कंप्लीट चार्ट विल बी फ्लिप्ड। ठीक है, और इन्होंने एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पर कि जो वाइलिम फंक्शन है दैट वर्क्स जस्ट द सेम एज एक्सलिम फंक्शन, ओनली द थिंग इज दैट इट वर्क्स विद द वाई एक्सिस। जो काम आपने एक्स एक्सिस के साथ किया, आप वही का वही काम वाई एक्सिस के साथ भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा वो है वाई लिम फंक्शन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर गिवन वन एग्जाम्पल, लेट अस गो थ्रू दैट एग्जाम्पल, व्हाट दैट एग्जाम्पल इज एक्सप्लेनिंग अस। लेट अस सी। Generally, 10 different prices of a stock are stored. However, for ABC company, only 5 prices are available for a day. मतलब कि 1 2 3 4 5, जनरली 10 होती थी, बट ABC कंपनी की सिर्फ 5 ही वैल्यूज़ अवेलेबल है एक दिन की। सो राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बार चार्ट विद द गिवन प्राइजेस, बट the graph should be plotted between -2 to 10 on x axis। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि उसको -2 से 10 तक प्लॉट करना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बस जो लाइन है समझने वाली वो बस ये है, वो ये लाइन देखना चाहता है कि आप सही से लिख रहे हो या नहीं। द लाइन इज plt.xlim फंक्शन, क्योंकि x एक्सिस पे वैल्यूज़ डालने का बोला है तो xlim फंक्शन। और मिनिमम वैल्यू कितनी बोली है? मिनिमम वैल्यू बोली है -2, तो -2, मैक्सिमम वैल्यू बोली है 10, तो 10। बचा हुआ तो जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ लगा दी। और उसके बाद क्या करना था? तो अब बार फंक्शन लगाना था, बार ग्राफ बनाना था, तो बार फंक्शन लगा दिया। और वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास? तो 0 1 2 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर रेंज में 5 लिख दो, या तो लेंथ ऑफ पी आर लिख दो। हो सकता है कभी पी आर की वैल्यू चेंज हो, तो यहाँ पर भी पी आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी, तो रेंज भी चेंज हो जाएगी। मतलब सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बट अगर आप यहाँ पर 5 लिख देते हो इतने की जगह, तो वह फिक्स रहेगा, चाहे ऊपर वैल्यूज़ बढ़ जाए पर वो यहाँ पर उसको अपडेट नहीं करेगा। इसलिए लैन और पी आर फंक्शन लगाया है, ताकि ऊपर पी आर की लेंथ चेंज हो तो यहाँ पर भी लेंथ चेंज हो जाए और ऑटोमेटिकली वो बढ़कर आ जाए। ऑलराइट, और यहाँ पर उसके बाद इन्होंने एक तो काय पे वैल्यू लगाई है, तो एक तो लगाई है रेंज ऑफ पी आर पर, मतलब कि कितनी है ये? 5 है ना। तो लेंथ ऑफ 5 मतलब क्या वैल्यूज़ आएंगी? 0 1 2 3 4, ये वैल्यूज़ आएंगी 0 1 2 3 4। और पी आर की वैल्यूज़ जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट हो जाएंगी, मतलब 74.25 76.06 69.5 72.55 81.5, या वाई एक्सिस पे प्लॉट हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर ये प्लॉट हो जाएगा। आपने हर एक बार की विड्थ भी बता दी 0.4, तो 0.4 की विड्थ का आपका बार बनेगा। और अल्टीमेटली आप कुछ टाइटल देना चाहते हो तो टाइटल फंक्शन लगा के दे दो प्राइजेस ऑफ एबीसी। तो ये देखो ऊपर यहाँ पर प्राइजेस ऑफ एबीसी लिखा हुआ आ गया। और लास्ट में वाई लेवल पे कुछ लिखना है तो वाई लेवल पे प्राइजेस लिखना है, तो वाई लेवल फंक्शन लगा के प्राइजेस लिख दिया। एंड अल्टीमेटली plt.show फंक्शन। जैसे आप इस तरीके से इसको प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि ये -2 से लेकर 10 तक प्लॉट हुआ है।
सारी वैल्यूज़ कवर करनी थी। वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, तो लेंथ ऑफ पी आर फंक्शन, ये एक्स की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू लेंथ ऑफ पी आर है, पी आर की वैल्यू है 5 तो लेंथ हमारी हो गई 5, और ए रेंज फंक्शन लगाया हुआ है 5 पर, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ आने वाली हैं, तो 0 1 2 3 और 4 ये वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -2 से 10 तक ग्राफ प्लॉट हुआ है, 0 2 4 6 8 ऐसी वैल्यूज़ उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लॉट कर दी, और जिन जिन पे ग्राफ बन रहा था उन पे ग्राफ बना दिया। ठीक है, जैसे 0 पे बन रहा था, 1 पे बन रहा था, 2 पे बन रहा था, 3 पे बन रहा था, 4 पे बन रहा था, बची हुई तो 5 6 7 8 9 10 तो अवेलेबल है ही नहीं। तो इस तरीके से हम चार्ट बना सकते हैं। अब सेटिंग टिक्स फॉर एक्सेस, अब यहाँ पर जो टिक मार्क्स आ रहे हैं, ये टिक मार्क्स कहाँ कहाँ पर सेट करने हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 पे कोई टिक मार्क नहीं है, 3 पे कोई टिक मार्क नहीं है, 5 पे नहीं है, 7 पे नहीं है, 9 पे नहीं है। दिख रहा है यहाँ पर टिक मार्क किस पे है, 0 2 4 6 8 10 पर टिक मार्क है। सो वी कैन इवन डिसाइड कि ये जो टिक मार्क हैं वो किन किन पर लगाने हैं। सो दोज टिक मार्क्स कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड, ऑलराइट, दोज टिक मार्क्स कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड by using xticks and yticks function। xticks और yticks फंक्शन का यूज़ करके हम टिक मार्क्स कहाँ कहाँ पर लगाना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो एक प्रोग्राम बनाया है, जैसे कि q इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ 4, मतलब 0 1 2 3 ये वैल्यूज़ है, और y एक्सिस पे वैल्यू क्या क्या है, तो 23.5 25 26 28.5 दोनों को प्लॉट कर दिया, 0.25 की विड्थ रख दी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये चार्ट आपको बनकर मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 ये जो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट बना है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट बना है इसने हाफ के डिफरेंस पे बनाया है। ज़्यादातर जब रेंज छोटी होती है तो पाई प्लॉट क्या करता है, 0.5 की ही रेंज पे बनाता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका चार्ट, योर चार्ट विल बी फाइन, बट यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये वाला 0.5 1.5 2.5 ये तो ब्लैंक है ना, इनमें तो कुछ वैल्यूज़ ही नहीं आ रही ना, तो इनको डिस्प्ले करने की ज़रूरत ही क्या है। जब उन पे वैल्यूज़ ही नहीं है तो उनको डिस्प्ले करने की ज़रूरत है क्या। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, xticks फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। xticks फंक्शन में ऊपर का फंक्शन और ये जो बची हुई 3 लाइन है जो मैंने ये मार्क करी है उसको छोड़कर जो 3 लाइन दिख रही हैं वो सिमिलर हैं ऊपर के प्रोग्राम के जैसी, बस ये एक नई लाइन ऐड हो गई है। इस नई लाइन में आपने लिख दिया plt.xticks फंक्शन। plt.xticks फंक्शन लगाकर आपने यहाँ पर लिस्ट पास कर दी 0 1 2 3। जैसे ही आपने यहाँ पर सिंपली एक लिस्ट पास करके लिख दिया 0 1 2 3, सो नाउ you will see that only these values are ticked on the x axis। देखो 0 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यूज़ अब आपके टेबल में टिक की हुई है, बची हुई वैल्यूज़ को टिक नहीं किया गया है। और आपने विड्थ दे दी थी 0.25 की, तो ये 0.25 की विड्थ पर बना हुआ है। ऊपर वाले में आपने दी थी, ऊपर भी 0.25 दी थी, यहाँ भी 0.25 दी है। ऑलराइट, तो इस तरीके से प्लॉटिंग की जा सकती है, मतलब टिक्स डिसाइड किए जा सकते हैं कि किस किस पर टिक्स रखने हैं। अनदर एग्जांपल, क्यू की रेंज दे दी 4, मतलब कि वैल्यूज़ क्या होंगी 0 1 2 3 ये वैल्यूज़ होंगी। एस पे वैल्यू दे दी ये, xticks फंक्शन लगाया आपने 1 2 3 4 पर और आपने इसको प्लॉट कर दिया। देखो xticks किस पे लगाया 1 2 3 4 पर, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 पर xticks लगाया और 0 जो था वो यहाँ पर नहीं था, तो ये जो 0 वाली वैल्यू है यहाँ पर कोई टिक नहीं लगा हुआ है क्योंकि xticks फंक्शन में इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं दी है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कोई भी टिक नहीं लगाया है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो टिक फॉर 0 ये इधर पे इन्होंने लिख के बता दिया कि कोई टिक नहीं है 0 पे। ऑलराइट, चलिए some more examples are given to us, let us go through those examples as well. Generally 10 different prices of a stock are available, however A B C company only 5 prices are available for a day। ये वैल्यूज़ है। अब क्या क्या करना है हमको, सो क्रिएट अ बार चार्ट विद गिवन प्राइजेस।
कुछ गिवन प्राइसेस पे बार चार्ट बना रहा है। सबसे पहले क्या है, द बार शुड बी प्लॉटेड बिटवीन -2 से 10, ठीक है, ये तो हमने पिछले में भी किया था, -2 से 10, ये हमारी एक्सलिम फंक्शन हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, ये नया है, देयर शुड बी टिक फॉर एवरी प्लॉटेड पॉइंट, जितने पॉइंट्स आप प्लॉट कर रहे हो सबको आपको पॉइंट करना है, सब पे टिक लगना चाहिए। जो ऊपर हमने एक एग्जाम्पल देखा ये वाला, यहाँ पर आप देख रहे हो 0 पे है, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, 8 पे है, 10 पे है, इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे टिक मार्क नहीं है। अब क्या बोल रहा है वो कि सब पे टिक मार्क हो ऐसा बनाना है। तो एक नई चीज़ जुड़ जाएगी, पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो सेम रहेगा, बस एक नई चीज़ जुड़ जाएगी, वो क्या है, वो है एक्सटिक्स फंक्शन। ठीक है, एक्सटिक्स फंक्शन की रेंज आपने डिसाइड कर ली -2 से 10। जब -2 से 10 कर ली तो -2 काउंट होगा, -1 काउंट होगा, 0 काउंट होगा, ठीक है, 1 काउंट होगा, 2 काउंट होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। 10 काउंट होगा क्या, 10 काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -2 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज़ पर टिक मार्क लगा हुआ है। वो कैसे लगा, तो ये एक्सटिक्स फंक्शन से लगा। आप चाहते तो ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट भी पास कर सकते थे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा लिख कर, बट उससे सिंपल क्या है, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है ना रेंज, वो भी तो रेंज ही निकालता है। तो हमने -2, 10 लिख दिया, तो हमारा प्रोग्राम इतना बड़ा, हमको यहाँ पर वैल्यूज़ खूब सारी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सिंपली -2, 10 से हमारा काम हो गया। एंड एट लास्ट plt.show फंक्शन से उसको प्रिंट कर लिया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। TSS school celebrated volunteer week where each section of class 11th dedicated a day for collecting charity being supported by the school. Section A volunteered on Monday, section B on Tuesday, section C on Wednesday and so on. There are 6 sections in class 11. Amounts collected by section A to F are ये amount collect हुई है। Write a program to create a bar chart showing collection amount, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। बार चार्ट शुड हैव प्रॉपर टाइटल एंड एक्सेस टाइटल्स, कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्रॉपर टाइटल और एक्सेस टाइटल होना चाहिए। तो चलिए, ये प्रोग्राम तो हम ऑलरेडी बनाकर देख चुके थे, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्होंने नई करी हैं, न्यू करी हैं, वो देखते हैं। आपके पास कलेक्शन की वैल्यू थी, np.arrange फंक्शन आपको बता दिए 6 वैल्यूज़ है, तो 6 वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 क्योंकि 0 भी काउंट हो रहा है ए रेंज में, तो यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हैं आपके पास। टाइटल फंक्शन लगा दिया इन्होंने, मतलब कि प्रॉपर डिस्प्ले करना है वैल्यूज़, तो टाइटल फंक्शन लगा दिया वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शन पे, और ये आपका पूरा इधर पे टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा उससे। अब बार चार्ट प्लॉट कर दिया, तो एक्स पे प्लॉट किया, एक्स पे वैल्यू क्या क्या आएंगी, तो 0 से लेकर 5 तक आएंगी, है ना, ये लगाया हुआ है x.np.arrange फंक्शन, तो 0 1 2 3 4 5 आएंगी। और कॉल की वैल्यू क्या है आपकी, कलेक्शन की वैल्यू, तो ये है, तो y एक्सिस पर ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। कलर रेड बोल दिया आपने, तो रेड कलर का बार बन जाएगा, वेट तो बोल दी 0.25। एक्स लेबल फंक्शन लगा दिया, डेज लिख दिया एक्स लेबल पे, वाई लेबल फंक्शन लगा दिया, कलेक्शन लिख दिया उस पर, और plt.show फंक्शन लगा दिया। और आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 पे प्लॉट होकर आ गया है। 6 तो काउंट होगा नहीं यहाँ पर np.arrange फंक्शन में, क्योंकि वो लास्ट वैल्यू है तो वो काउंट होगी नहीं, तो 0 से लेकर 5 तक पे ये आपका चार्ट प्लॉट होकर आपको दिखेगा। नेक्स्ट, again another example, considering the TSS school collection charity of previous example, write a program to plot the collected amount versus days using a bar chart. The ticks on x-axis should have day names, ठीक है। x एक्सिस पर अब आपको 0 1 2 3 4 नहीं लिखना है, देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपको डे के नाम लिखने हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। द ग्राफ शुड हैव प्रॉपर टाइटल एंड एक्सेस टाइटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ पर आप 1 2 3 4 लिख रहे थे, जहाँ पर आप रेंज 0,5 चला रहे थे, अब वहाँ पर आपको डेज लिखना है। जब आपको अब वहाँ पर डेज लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटिक्स फंक्शन के अंदर एक्स एक्सिस पर ये तो एक्स एक्सिस हो गई, एक्स कॉमा, और उसके बाद जो भी आपको वैल्यूज़ उस पर देनी है, तो इस तरीके से आप लिखकर उस पर वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है।
तो एक्स कॉमा लगा दिया, तो यहाँ पर इन्होंने इसको प्लॉट करके बता दी। एक्स कॉमा लगाया मतलब एक्स मतलब कि ज़ीरो बोल लो, तो ज़ीरो पहला वैल्यू होगा ज़ीरो, एक्स लगा हुआ है मतलब पहला वैल्यू होगा ज़ीरो, और कहाँ गया, हाँ ये एक्स लगा हुआ है मतलब पहला वैल्यू होगा ज़ीरो, और उसके बाद लिस्ट लगा दी कॉमा करके। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये वैल्यूज़ होंगी। तो देखते हैं, ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, एक्स लगाया था इसलिए, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो गया। और प्रॉपर लेबलिंग होनी थी, तो एक्स पे लेबलिंग है, वाई पे लेबलिंग है, ग्राफ का नाम खुद है, वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ प्रॉपर है। आपने ऊपर कुछ कलर बोला था क्या, हाँ कलर बोला था, कलर इज इक्वल्स टू ऑलिव बोला था आपने। तो जब कलर इज इक्वल्स टू ऑलिव बोला है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे जो कलर आपको दिख रहा है वो ये पूरे के पूरे जो कलर्स हैं ये सारे के सारे ऑलिव कलर में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इजीली ग्राफ पे प्रॉपर लेबलिंग कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, टिक मार्क्स अलॉट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हमको बता रखी है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। Considering TSS school collection for charity of previous example, write a program to plot the collected amount versus sections using a bar chart. अब आपको क्या करना है, अमाउंट और सेक्शन लिखना है। अभी मंडे ट्यूसडे लिख रहे थे ना, अब आपको ABCD लिखना है। द टिक्स ऑन एक्स एक्सिस शुड हैव सेक्शन नेम्स, ठीक है, सारे सेक्शन नेम पे टिक होना चाहिए, ठीक है, लगा देंगे। द ग्राफ शुड हैव प्रॉपर टाइटल एंड एक्सिस टाइटल, ठीक है, टाइटल प्रॉपर डाल देंगे, एक्सिस के नाम डाल देंगे। मेक श्योर दैट द लिमिट्स फॉर वाई एक्सिस आर इन रेंज फ्रॉम 6,000 से 20,000। अब आपको क्या बोल दी, वाई एक्सिस की रेंज बता दी, तो आपको यहाँ पर वाई टिक्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लिमिट बताइए ना, किस रेंज में होना चाहिए, मतलब कि टिक लगाने का नहीं बोल रहा, रेंज बता रहा है वो। तो जैसे एक्सलिम लगाया था वैसे आपको वाईलिम लगाना पड़ेगा, और वाईलिम पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी 6,000, और 6,000 से बढ़कर वो कहाँ तक जाएगी, तो 20,000 तक जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कलेक्शन की वैल्यू आपके पास है, np.arrange फंक्शन 6 पर लगा दिया। 6 क्यों लिया है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है आपके पास, इसलिए np.arrange 6 तक लगाया है। और टाइटल दे दिया वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब बार ग्राफ प्लॉट किया, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, तो एक्स कॉमा कॉल, एक्स हमारी एक्स एक्सिस और कॉल हमारी कलेक्शन। तो कलर दे दिया कैन, और विड्थ दे दी 0.25। ये तो ठीक है यहाँ तक। आपको क्या बोला था उसने कि टिक्स ऑन एक्स एक्सिस शुड हैव सेक्शन नेम्स, तो एक्स टिक्स फंक्शन लगा दिया, 0 से चालू करना है तो एक्स कॉमा 0 से चालू कर दिया, और यहाँ पर लिस्ट बना दी सेक्शंस की, ABCDEF, सारों को एक कैरेक्टर वैल्यू पास करनी थी, तो सिंगल कोट में लिख दिया। तो अब क्या होगा, हाँ और क्या बोला था, 6,000 से 20,000 लिमिट है, तो देखो वाईलिम फंक्शन लगा दिया, और वाईलिम फंक्शन 6,000 कॉमा 20,000 मिनिमम प्लस मैक्सिमम वैल्यू, एक्स लेवल पे सेक्शन, वाई लेवल पे कलेक्शन, PLT.show फंक्शन। तो ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ग्राफ बनकर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो हर एक सेक्शन पे टिक मार्क है, 6,000 से 20,000 तक वैल्यूज़ जा रही हैं, एक्स लेवल का नाम है, वाई लेवल का नाम है, पूरे के पूरे ग्राफ का भी हमने, पूरे के पूरे चार्ट का भी यहाँ पर टाइटल दे रखा है। सारी चीज़ें यहाँ पर हमने इसकी कवर कर ली। अब लीजेंड कैसे ऐड किया जाता है, तो चलिए उसको समझते हैं। हमको पता तो है कि लीजेंड्स होते क्या हैं, ठीक है, ये हमारे बार चार्ट्स के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, अलग अलग कलर्स किस चीज़ को मतलब कि डिटरमाइन करते हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन कलर्स को देखकर। तो लेवल्स को मतलब कि यहाँ पर ये लीजेंड्स को प्लॉट करने के 2 स्टेप्स हैं, वो हमको याद रखना पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है, जैसे कि हमारे फंक्शंस है प्लॉट, बार, जो भी फंक्शन है हमारे, उन फंक्शंस में जब भी हम प्लॉटिंग करते हैं या बार ग्राफ बना रहे हैं, तो बार में जब हम प्लॉटिंग करते हैं, तो प्लॉटिंग करते टाइम जो भी हम डेटा रेंज डिसाइड करते हैं, हमको एक स्पेसिफिक लेबल एक प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये एक काम है, एक स्पेसिफिक लेबल प्रोवाइड करना। और अगली चीज़, ये हो गई पहली चीज़, एक लेबल डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगली चीज़, लीजेंड फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लीजेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके
आपको उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। लीजेंड फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा लॉक इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर लीजेंड फंक्शन की कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। 4 वैल्यूज़ होती हैं बस इसके अंदर, लीजेंड के अंदर। तो लीजेंड फंक्शन के अंदर लोकेशन जो एट्रीब्यूट है उस लोकेशन की कितनी वैल्यूज़ होती है? 4, 0 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ होती हैं। अब ये क्या डिफाइन करती हैं? 1 का मतलब होता है आपके चार्ट के अपर राइट में, मतलब टॉप के राइट में, मतलब यहाँ पे लीजेंड दिखेगा। 2 डिफाइन करता है अपर लेफ्ट को, मतलब कि यहाँ पर लीजेंड दिखाई देगा। लोअर लेफ्ट मतलब 3, मतलब कि यहाँ पर लीजेंड दिखाई देगा। और लोअर राइट मतलब 4, मतलब यहाँ पे लीजेंड दिखाई देगा। तो हम लीजेंड की लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं कि लीजेंड को कहाँ पर डिस्प्ले करना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारी बेसिक लाइंस। एक वेल फंक्शन ले लिया, उसमें देखो 3 सीक्वेंस है हमारे पास, तीनों सीक्वेंस में 4 4 4 वैल्यूज़ हैं, मतलब कि यहाँ पर इसका शेप सेम है। शेप सेम है मतलब बार ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। अब बार ग्राफ प्लॉट करते समय यहाँ पर देखो एक्स के लेबल की वैल्यू दे दी np.arrange4, मतलब 0 1 2 3, ये 4 वैल्यूज़ प्लॉट होंगी 0 1 2 3, ठीक है। अब 0 1 2 3 जब प्लॉट हो रही है, पुराने एग्जांपल से इन्होंने वैल्यूज़ उठाई हुई हैं। अब 3 सीक्वेंसेस हैं, है ना, 3 सीक्वेंसेस हैं, तीनों को प्रिंट करना है तो 3 बार प्लॉट फंक्शन लगाना पड़ेगा। ये वही मल्टीपल ग्राफ्स वाला फंडा। 3 सीक्वेंस है, 3 बार प्लॉट फंक्शन लगेगा। बार ग्राफ बना रहे हैं हम तो 3 बार बार फंक्शन 3 बार लगेगा। तीनों के कलर ये तो हमको पता है, पहला 0 पे होता है, दूसरा जो भी विड्थ हम डिसाइड करते हैं, विड्थ 0.25 लिए तो अगला 0.25 पे, उसके बाद वाला 0.5 पे। कलर डिसाइड कर दिया, ब्लू ग्रीन रेड, सब कुछ तो सेम है। तो नया क्या है? तो नया यहाँ पर है ये तीनों जो आपने ये डेटा वैल्यूज़ प्लॉट करी हैं, इन तीनों प्लॉटेड वैल्यूज़ को एक नाम देना पड़ेगा, एक लेबल आर्गुमेंट का यूज़ करके। तो आपने दे दिया लेबल इज इक्वल्स टू रेंज 1, लेबल इज इक्वल्स टू रेंज 2, लेबल इज इक्वल्स टू रेंज 3। तीनों जो आपके बार्स थे, इन तीनों को आपने एक नाम दे दिया, ठीक है। नाम देने के बाद अगली स्टेप क्या थी? कहाँ पर डिस्प्ले करना है वो बताना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अगर आप नहीं डिफाइन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 पोजीशन पे दिखाई देगा, मतलब वो यहाँ पर कहीं पर आपको लीजेंड दिखेगा, ठीक है। अभी तो हमने डिफ़ाइन कर दिया है। हमने क्या डिफ़ाइन कर दिया है? लॉक इज इक्वल्स टू, मतलब लोकेशन इज इक्वल्स टू अपर लेफ्ट। अपर लेफ्ट मतलब 2, या तो अपर लेफ्ट लिखो या तो 2 लिखो, बात एक ही है। जैसे ही आपने इतना कर दिया तो आप देखोगे कि आपका ये जो लीजेंड बन के आया है वो यहाँ पर अपर लेफ्ट में बनकर आया है, ठीक। इसमें और भी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, जैसे कि टाइटल डाल दो, टाइटल फंक्शन का यूज़ करके एक्स लेवल पे कुछ वैल्यू डालनी है वो डाल दो, वाई लेवल पे कुछ वैल्यू डालनी है वो डाल दो। तो इस तरीके से एक्स लेवल और वाई लेवल पे वैल्यूज़ भी हम पुट कर सकते हैं। ये एक्स लेवल की, ये एक्स लेवल की, ये वाई लेवल की, और ऊपर कहीं पर हमने लिखा हुआ है उसका टाइटल भी। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें भी उसमें ऐड की जा सकती हैं। चलिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको समझते हैं। क्रिएट मल्टीपल लाइन चार्ट्स ऑन कॉमन प्लॉट वेयर 3 डेटा रेंजेस आर प्लॉटेड ऑन द सेम चार्ट। द डेटा रेंजेस टू बी प्लॉटेड इज और आर। 3 सीक्वेंस है, ठीक है। ये रहे आपके 3 सीक्वेंस, वैल्यूज़ बराबर हैं, ठीक है। मल्टीपल चार्ट्स में वैल्यूज़ सेम रहना चाहिए, मतलब एलिमेंट सेम रहना चाहिए, शेप सेम रहना चाहिए। सब में 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब प्लॉट तो हो जाएगा। डेटा की वैल्यू डाल दी आपने, तीनों लिस्ट पास कर दी। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर इन्होंने np.arrange फंक्शन लगा दिया। np.arrange फंक्शन लगाने के बाद 0 1 2 3 आना था यहाँ पर। ये np.arrange फंक्शन के साथ हमेशा 4 लिख रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर np.arrange फंक्शन लगा दिया हमने। np.arrange फंक्शन लगाने के बाद कोई विड्थ हमको बताई नहीं है इन्होंने, तो हमने x विड्थ ले ली, और डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा y एक्सिस हो गया। डेटा हमारा क्या था? तो डेटा ये था हमारा डेटा, ठीक है। तो ये y एक्सिस की वैल्यू हो गई डेटा हमारी, और x एक्सिस पे क्या हो गया? तो x एक्सिस पे हमारी वैल्यू हो गई x। कलर आपने डिसाइड कर दिया, लेबल रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 प्रोवाइड कर दिया। लोकेशन दे दिया पर लेफ़्ट, कुछ टाइटल्स देने थे तो टाइटल्स दे दिए। और जब आपने इसको बनते हुए देखा तो वो इस तरीके से अलग अलग कलर्स में बनकर दिख रहा है।
देखो यहाँ पर इन्होंने उसकी कुछ रेंज नहीं डिसाइड करके दी आपको, है ना। मतलब यहाँ पर देखो तीनों एक्स 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 पे बन रहे हैं, दिख रहे हैं, ये देखो तीनों एक्स 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 पे बन रहे हैं, एक्स प्लस 0.5 एक्स प्लस 0.2 पे नहीं बन रहे, ये एक्स 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 पे बन रहे हैं। तो ये जैसे ही एक्स 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 पे बन रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों एक ही पॉइंट से चालू होंगे, क्योंकि सबको आपने एक्स पे ही चालू किया ना। तो ये देखो तीनों एक ही पॉइंट से चालू हुए, ठीक, तीनों एक ही पॉइंट से चालू हुए और जितनी जितनी वैल्यूज़ थी उतने उतने ऊपर और उतने उतने अलग अलग बने, और ये आपका चार्ट बनकर सामने आ गया। ये लाइन चार्ट था, तो लाइन चार्ट बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर प्लॉट फंक्शन लगाना था। इन्होंने प्लॉट फंक्शन लगाकर उसको बना लिया है और शो फंक्शन से उसको डिस्प्ले कर दिया है। सेविंग अ फिगर, अब फिगर कैसे सेव करते हैं वो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। तो आप जो ये चार्ट्स बनाते हो, इन चार्ट्स को सेव भी कर सकते हो। उसके लिए इस फिगर को सेव करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं सेव फिग फंक्शन। ये सेव फिग फंक्शन का यूज़ करके हम फिगर्स को सेव कर सकते हैं। कैसे यूज़ होगा, तो plt.savefig फंक्शन, और जो भी आपको नाम देना है वो फाइल का नाम दे दो, और नाम देने के बाद आप चाहो तो डॉट लगा के ये भी लिख सकते हो कि PDF फाइल बनानी है, कि PNG फाइल बनानी है, कि EPS फाइल बनानी है, तो वो आप डॉट लगाकर वो भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आप चाहो तो पाथ भी दे सकते हो कि इसको कहाँ पर सेव करना है। तो अगर आप नहीं देते हो तो वो जो भी उसकी पाइथन की डायरेक्टरी होती है वहाँ सेव करेगा। अगर आप इस तरीके से कोई पाथ दे देते हो, देखो ड्राइव को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर ये डेटा और डेटा के अंदर मल्टीबार नाम की फाइल सेव करिए, तो यहाँ पर ये दिख रहा है डबल स्लैश लगे हुए हैं, तो सिंगल स्लैश नहीं लगाए जाते यहाँ पर। जब कभी आप कोई पाथ बताते हो तो वहाँ पर डबल स्लैश लगाए जाते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से देख सकते हो आप, इन्होंने PDF और PNG दोनों तरीके की फाइल सेव करके बताइए, multibar.png multibar.pdf। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अलग अलग नाम की सेव फाइल्स को सेव कर सकते हो। अगला जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग हिस्टोग्राफ्स विथ PyPlot. This will be our topic for the next class. I think this much is sufficient for today's class, and this was a bit easier topic as compared to the topics which we have seen in the last class. So I hope you will understand it well. But if you still face some difficulties with those topics, so you can just go through the video once and ask me the doubts. So we would be clearing those doubts out before beginning our next class, and then we will be starting the topics that we need to study. All right, so students, thank you so much for today's class. See you in the next class.